नमस्कार मित्रों, आप सबका आज की चर्चा में स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है हाउ टू चेंज लैंड यूज। अगर आपने देखा होगा तो इस विषय पर एक और चर्चा पूर्व में हम लोगों ने की थी और उसमें मुख्यतः हमने सेक्शन 80 ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड 2006 और यूपी जेड एंड एलआर एक्ट की धारा 143 जो डिक्लेरेशन से संबंधित है उसकी चर्चा की थी। और सैद्धांतिक रूप से हमने समझा था कि घोषणा के अधिकार का तात्पर्य क्या है। जो अधिकार भूमिधरों को स्टेट से प्राप्त हुए, क्योंकि जमींदारी एबॉलिशन के बाद जो इंटरमीडियरीज के राइट थे वो सारे स्टेट में वेस्ट हो गए, यानी सरकार में वेस्ट हो गए, और स्टेट ने उन राइट्स को भूमिधरों को उनकी श्रेणियों के आधार पे दिया। तो ये अधिकार जो भूमिधरों को मिले उनमें ये अधिकार था उन्हें राइट टू यूज लैंड और यूज इट फॉर एनी पर्पजेस। यूज इट फॉर एनी पर्पजेस का मतलब यह हुआ कि न केवल एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करने के लिए बल्कि उस पर अन्य एक्टिविटीज भी करने के लिए ये अधिकार उन्हें मिले। इसका तात्पर्य यह है कि न केवल वो उस पर एग्रीकल्चर का काम कर सकते हैं बल्कि वो उस पर कोई अपना रेजिडेंस बना के भी रह सकते हैं, या ऐसे भूमिधरों से किसी अन्य ने यदि उस भूमि को परचेज किया है तो वह भी उस पर रेजिडेंस इत्यादि बना के रह सकता है। तो ये अधिकार केवल एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज तक सीमित नहीं थे। और इस तरह से अगर इस तरह से किसी एग्रीकल्चरल लैंड का यूज आबादी के पर्पज से या कमर्शियल पर्पज से या इंडस्ट्रियल पर्पज से होने लगता है लगातार, तो यह उपजिलाधिकारी का यह दायित्व था कि वो इस आशय की घोषणा 143 ऑफ द ओल्ड एक्ट जो यूपी जेडे था या धारा 80 राजस्व संहिता के अंतर्गत कर दे। और ऐसी घोषणा होने के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे जो यदि आप हमारे पूर्व के वीडियो को देखेंगे तो समझ पाएंगे। आज की चर्चा इसलिए प्रासंगिक हो गई, रेलेवेंट हो गई, क्योंकि 2019 में सेक्शन 80 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया और इस धारा को जो वर्ड यूज हुआ है ये है अमेंडमेंट यूपी रेवेन्यू कोड अमेंडमेंट एक्ट 2019। और इसका पर्पज ये था कि इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए लैंड की अवेलेबिलिटी को आसान बनाना। इस पर्पज से 2019 में यूपी रेवेन्यू कोड में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए और धारा 80 में भी परिवर्तन किया गया। तो सेक्शन 80 में जो अमेंडमेंट किया गया उसमें यह शब्द यूज किया गया कि सेक्शन 80 सब्स्टिट्यूट की जाती है, यानी कंफ्यूजन कम से कम हो। हालांकि उसके बहुत सारे प्रोविजन इस अमेंडमेंट के बाद भी इंटैक्ट हैं, लेकिन वर्ड यूज किया गया सब्स्टिट्यूट किया जाता है। तो 2019 का अगर सेक्शन 80 आप पुनः पढ़ेंगे तो आपको पुराने यूपी रेवेन्यू कोड की धारा 80 को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी और ये सेल्फ सफिशिएंट है। सेक्शन 80 ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसमें क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डिक्लेरेशन का पर्पज यही था, लैंड यूज चेंज करना। अगर कोई खेती वाली जमीन आबादी के लिए यूज हो रही है या कमर्शियल पर्पजेस के लिए यूज हो रही है तो इस तरह का एक डिक्लेरेशन हो जाता था और उसके कॉन्सिक्वेंसेस में जो इनहेरिटेंस होता था ऐसे भूमिधर का, वो अब यूपी जेडे या यूपी रेवेन्यू कोड से न गवर्न होके पर्सनल लॉ से गवर्न होता था। और जो रिस्ट्रिक्शंस थी ऐसे लैंड पे, जो कॉन्सिक्वेंसेस में एक रिस्ट्रिक्शन है कि ऐसे भूमिधर जो है किन किन परिस्थितियों में ऐसे लैंड को ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट केवल शेड्यूल कास्ट को ही ट्रांसफर कर सकता है। तो ये सारे रिस्ट्रिक्शन जो थे रेवेन्यू कोड के वो भी ऐसे डिक्लेरेशन के बाद समाप्त हो जाते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि इस अमेंडमेंट ने क्या परिवर्तन कर दिया। तो जो पहला क्लास था जिसमें हम इस तरह का डिक्लेरेशन सीख करते थे सेक्शन 80 में, वो एज इट इज है, यानी कि यदि किसी भूमिधरी लैंड का प्रयोग इंडस्ट्रियल, कमर्शियल या रेजिडेंशियल पर्पस के लिए होने लगेगा तब हम उपजिलाधिकारी महोदय के समक्ष इस आशय का प्रार्थना पत्र देंगे और ऐसे एप्लीकेशन पे उपजिलाधिकारी का यह दायित्व है, ऐसे एप्लीकेशन पे या सुओ मोटे भी, कि वो इस तरह का डिक्लेरेशन 45 डेज के अंदर, हमारे एप्लीकेशन देने के 45 डेज के अंदर इस तरह का डिक्लेरेशन तय करे या हमारी एप्लीकेशन तय करे। इन केस ऑफ रिजेक्शन,
यदि हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो उसका रीजन इन राइटिंग उपजिलाधिकारी को देना पड़ेगा। तो ये जो धारा है सेक्शन 80 सब क्लॉज 1 नए एक्ट की, वो एज इट इज यूपी रेवेन्यू कोड में भी थी, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ा परिवर्तन किया गया है वो सेक्शन 80 सब क्लॉज 2 में किया गया है। इस धारा में यह व्यवस्था कर दी गई है कि यदि आप लैंड यूज चेंज अभी नहीं कर रहे हैं और आप प्रपोज्ड लैंड यूज चेंज की बात करते हैं कि आपका कोई रकबा है और भविष्य में आप उसको कमर्शियल या रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए आप यूज करना चाह रहे हैं, तो भी आप ये एप्लीकेशन एसडीएम के यहाँ दे सकते हैं। तो सामान्यतः व्यवहारिक रूप से यही होता भी था कि कोई एक पर्टिकुलर लैंड जो थी उसका लैंड यूज चेंज कराने के लिए लोग इस तरह की एप्लीकेशन को देते थे, लेकिन उसमें शो ये किया जाता था कि इसका नेचर ऑलरेडी चेंज हो चुका है। तो ये एक इरेगुलरिटी थी लॉ की, जिसको रेगुलराइज कर दिया गया। तो मतलब आपकी जो स्थिति है, आप कोई प्रपोज्ड लैंड यूज चेंज के लिए भी एप्लीकेशन उपजिलाधिकारी के यहाँ दे सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन पे भी उपजिलाधिकारी वही प्रक्रिया अपनाएगा, यानी कि 45 दिन के अंदर वह तय करेगा और इन केस ऑफ रिजेक्शन इट शुड बी इन राइटिंग, और उसके कारण उनको देने पड़ेंगे कि किन आधार पे ये रिजेक्ट किया जा रहा है ये एप्लीकेशन। लेकिन इसके एक कॉन्सिक्वेंसेज में, अगर आप सेक्शन 80 सब क्लॉज 2 में कोई डिक्लेरेशन लेते हैं तो इसके वो कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होंगे जो सेक्शन 80 सब क्लॉज 1 में होते हैं। इसका मतलब है कि धारा 80 सब क्लॉज 2 में अगर कोई आप प्रपोज लैंड यूज चेंज का डिक्लेरेशन लेते हैं तो इसमें नेचर ऑफ द लैंड चेंज नहीं होगा, यानी खतौनी में एंट्री जो होगी वो एग्रीकल्चरल लैंड की होगी, लेकिन अन्य सुविधाएं जैसे यदि आप किसी बैंक से लोन वगैरह लेना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए तो वो आप ले सकेंगे। तो धारा 80 सब क्लॉज 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो व्यवहारिक रूप से बहुत यूज में आने वाला है। इसकी एक और रिक्वायरमेंट है कि ऐसे प्रपोज लैंड को आप बाउंड्री उसकी होनी चाहिए, यानी डिमार्केट करके उसकी एक बाउंड्री प्रॉपर होगी, तभी इस आशय की घोषणा उपजिलाधिकारी करेंगे। उसके बाद सेक्शन 80 सब क्लॉज 3 में ये कहा गया कि अगर ऐसे डिक्लेरेशन के 5 साल तक आप उस तरह का जो डिक्लेरेशन जिस आशय का आप प्राप्त किए हैं उस लैंड यूज के चेंज को आप यूज नहीं करते हैं, मतलब जिस भी पर्पस के लिए, अगर आप रेजिडेंशियल पर्पस के लिए हैं लेकिन अगर कोई रेजिडेंस वहां नहीं बना रहे हैं 5 साल तक, तो ऐसा डिक्लेरेशन अपने आप लैप्स कर जाएगा। इसकी व्यवस्था सेक्शन 80 सब क्लॉज 3 में दिया गया है। उसके बाद अगर आप सेक्शन 80 सब क्लॉज 2 में कोई डिक्लेरेशन लेते हैं और अपने प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर देते हैं तो ऐसी एप्लीकेशन आप देंगे उपजिलाधिकारी महोदय के समक्ष कि हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या ये प्रोजेक्ट हमारा फिनिश हो गया है, और ऐसी एप्लीकेशन हम ट्रांजिशन के लिए देंगे कि फिर से हमारा डिक्लेरेशन जो सेक्शन 80 सब क्लॉज 2 में हुआ है उसको सेक्शन 80 सब क्लॉज 1 में कर दिया जाए। तो ऐसे एप्लीकेशन पे 15 दिन के अंदर उपजिलाधिकारी निर्णय करेंगे, और अगर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज होती है तो इन राइटिंग उपजिलाधिकारी बताएंगे कि किन कारणों से ऐसी प्रार्थना पत्र को निरस्त किया गया है। और अगर आपने कोई ऐसी फी पहले से दी है प्रोविजनल डिक्लेरेशन लेने के लिए, तो वो फी आपकी एडजस्ट हो जाएगी फाइनल डिक्लेरेशन लेने में, और जो भी आपका एडिशनल अमाउंट होगा सर्किल रेट के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। तो एक ये बड़ी नई व्यवस्था इसमें लाई गई है जो कि प्रोविजनल डिक्लेरेशन की बात करती है। उसके बाद के जो प्रोविजन है वो लगभग सेम है जो हमने राजस्व संहिता में भी अध्ययन किया था सेक्शन 80 ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड में। एक तो ये कि अगर कई को टेन्योर होल्डर्स हैं तो उन सब को ऐसी एप्लीकेशन को देना पड़ेगा, और अगर कोई एक सहभूमिधर ऐसी एप्लीकेशन देता है तो उसके अपने लैंड का पार्टीशन जो है अंशों का निर्धारण कराना पड़ेगा, तभी इस तरह का डिक्लेरेशन वो प्राप्त कर सकता है। या अगर किसी जोत के आंशिक भाग का कोई एप्लीकेशन दिया जाता है तो उसमें डिमार्केशन की प्रक्रिया द्वारा उसको अलग कर लिया जाएगा, उसके बाद ये प्रक्रिया होगी। उसके बाद किन आधारों पे इस तरह का डिक्लेरेशन उपजिलाधिकारी रिफ्यूज कर सकता है, ये पहले भी था, ये दिया है 80 सब क्लॉज 7 में
अगर कोई पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है इस तरह के लैंड यूज चेंज से, या कोई पब्लिक ऑर्डर में कोई दिक्कत आ रही है, या पब्लिक हेल्थ प्रभावित हो रहा है, तो इन आधारों पे उप जिलाधिकारी ऐसी अनुमति देने से इनकार कर सकता है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रोविजन इसमें आया है सेक्शन 80 सब क्लॉज 8 में, जो पहले नहीं था। इसमें ये कहा गया कि यदि ऐसी कोई भूमि किसी नगरीय या औद्योगिक विकास प्राधिकरण के जो अर्जित हुए क्षेत्र हैं, यानी विकास प्राधिकरण उस लैंड को डेवलपमेंट करने के लिए यदि एक्वायर की है, तो प्रायर परमिशन विकास प्राधिकरण से आपको लेना पड़ेगा इस तरह के डिक्लेरेशन को लेने के लिए। उसके बाद अगर आप ये पहले भी व्यवस्था की, अगर पर्सनल यूज के लिए रेजिडेंशियल इसको डिक्लेयर कराना चाहते हैं तो कोई आपको फी नहीं देनी होगी, अदरवाइज आपको फी देनी होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन था जो कि यूपी रेवेन्यू कोड अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा लाया गया। बहुत रिसेंटली यूपी रेवेन्यू कोड भी बना, लेकिन बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा जिसमें अमेंडमेंट कह सकते हैं और बहुत व्यवहारिक अमेंडमेंट उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें किया है, जो कि निश्चित रूप से डेवलपमेंट के कार्य को आगे बढ़ाएगा और लॉ को भी कहीं ना कहीं एक सरलीकरण करने का काम किया गया है। इस अमेंडमेंट से संबंधित कुछ और धाराएं हैं जो हम इसको डिस्कशन करेंगे। एक तो निजी पट्टा, एक नया कॉन्सेप्ट आया है, जबकि हम जानते हैं कि पट्टे का अधिकार जो है वो भूमिधरों में जो डिसेबल्ड पर्सन थे उन्हीं को दिया गया था, लेकिन एक निजी पट्टे का कॉन्सेप्ट लाया गया है और सेक्शन 94 जो पट्टे से संबंधित है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है। उसको भी हम डिस्कस करेंगे और कुछ और पॉइंट इस अमेंडमेंट के डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और हाँ, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं अभी आने वाली हैं। नमस्कार, धन्यवाद।